नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वदेश न्यूज का खास प्रोग्राम जनता मांगे जवाब और मैं हूं आपके साथ भागीरथ साहू। आज सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम फैसला सुनाते हुए जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाने के केंद्र के फैसले को बरकरार रखा है। दरअसल 5 अगस्त 2019 को मोदी सरकार ने जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 के प्रभाव को खत्म कर दिया था। साथ ही राज्य को दो हिस्सों जम्मू कश्मीर और लद्दाख में बांट दिया था और दोनों को केंद्र शासित प्रदेश बना दिया था, जिसके बाद इसके खिलाफ अलग अलग 23 याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई थी, जिस पर आज सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है। अदालत ने अनुच्छेद 370 को निरस्त किए जाने के खिलाफ दायर याचिकाओं पर अपना फैसला देते हुए कहा कि केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर का राज्य का दर्जा जल्द से जल्द बहाल किया जाना चाहिए। साथ ही निर्देश दिया कि जम्मू कश्मीर में नए परिसीमन के आधार पर 30 सितंबर 2024 तक चुनाव करवाए जाए। अब सुप्रीम कोर्ट ने जो भी फैसला सुना दिया हो, लेकिन विपक्ष इस मुद्दे पर और सरकार की मंशा पर कई सवाल खड़े कर रहा है। अब जो भी हो, लेकिन केंद्र के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने अपनी मुहर लगाई है। सुप्रीम कोर्ट से सोमवार को मोदी सरकार को बड़ी राहत मिली। सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने के फैसले को बरकरार रखा है। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा, जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है, इसकी कोई आंतरिक संप्रभुता नहीं है। यानी सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाने का केंद्र सरकार का फैसला बरकरार रहेगा। सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की संविधान पीठ ने सोमवार को कहा कि आर्टिकल 370 अस्थायी प्रावधान था। संविधान के अनुच्छेद 1 और 370 से स्पष्ट है कि जम्मू और कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। भारतीय संविधान के सभी प्रावधान वहां लागू हो सकते हैं। आपको बता दें कि केंद्र ने 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर से 370 हटा दिया था। इसके 4 साल 4 महीने और 6 दिन बाद आए फैसले में कोर्ट ने कहा कि हम आर्टिकल 370 को निरस्त करने के लिए जारी राष्ट्रपति के आदेश को वैध मानते हैं। हम लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश बनाने के फैसले की वैधता को भी बरकरार रखते हैं। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने राज्य में 30 सितंबर 2024 तक विधानसभा चुनाव कराने के आदेश दिए हैं। आपको बता दें कि केंद्र की मोदी सरकार ने अपने दूसरे कार्यकाल में 5 अगस्त 2019 को आर्टिकल 370 खत्म कर दिया था। साथ ही राज्य को दो हिस्सों जम्मू कश्मीर और लद्दाख में बांट दिया था। इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में कुल 23 याचिकाएं दाखिल हुई थी। 5 जजों की बेंच ने सभी याचिकाओं की एक साथ सुनवाई की। संविधान पीठ में चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस बीआर गवई, जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस संजय खन्ना शामिल थे। बेंच के सामने लगातार 16 दिन तक चली सुनवाई 5 सितंबर को खत्म हुई थी। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के 96 दिन बाद केस पर फैसला सुनाया। सीजेआई ने कहा कि केंद्र की तरफ से लिए गए हर फैसले को कोर्ट में चुनौती नहीं दी जा सकती। ऐसा करने से अराजकता फैल जाएगी। अगर केंद्र के फैसले से किसी तरह की मुश्किल खड़ी हो रही हो, तभी इस तरह की चुनौती दी जा सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं की यह दलील खारिज कर दी कि राष्ट्रपति शासन के दौरान केंद्र ऐसा कोई फैसला नहीं ले सकता जिसमें बदलाव ना किया जा सके। सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि अनुच्छेद 370 को निरस्त करने पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला ऐतिहासिक है। तो वहीं सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि केंद्र सरकार को जल्द से जल्द जम्मू कश्मीर में चुनाव कराए जाने चाहिए और पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल करें। उन्होंने कहा कि हम चाहते थे कि अनुच्छेद 370 को हटाया जाए, लेकिन हम ये भी चाहते थे कि लोगों की बेवजह हिरासत और उन पर लगाए जाने वाले यूएपीए को बंद किया जाए। कांग्रेस सांसद पी चिदम्बरम ने कहा कि मुझे उम्मीद है कि सरकार जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल करेगी और लोगों को अपने प्रतिनिधियों को चुनने का अवसर देगी। अब भले ही सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो भी आया हो, लेकिन तकरार अभी जारी है और इसी मुद्दे को लेकर हम जनता मांगे जवाब में चर्चा करेंगे। सुप्रीम फैसला, धारा 370 बरकरार में। महोदय धारा 370 में सुधार भी कर सकते हैं, इस पर रोक भी लगा सकते हैं और पूर्णतया संविधान के बाहर भी कर सकते हैं। राष्ट्रपति का जो आदेश था
तत्कालीन राष्ट्रपति का 5 अगस्त 2019 का आदेश सीओ था, इसके माध्यम से राष्ट्रपति जी को पूर्ण अधिकार है अनुच्छेद 370 का संचालन बंद करने का। ये भी आज सुप्रीम कोर्ट ने सर्वानुमत से होल्ड कर दिया है, उसको उस पर मोहर लगाई। मान्यवर, आज सुप्रीम कोर्ट ने तय कर दिया कि जम्मू कश्मीर की संविधान सभा समाप्त होने से धारा 370(3) समाप्त नहीं हो जाता है, धारा 370(3) यथावत रहता है। मान्यवर, न्यायालय ने यह भी माना कि धारा 370 के तहत मिली हुई शक्ति का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति महोदय एक तरफा सूचना जारी कर सकते हैं, जिसको संसद के दोनों सदनों का सादे बहुमत से अनुमोदन चाहिए। ये भी आज सुप्रीम कोर्ट ने मान लिया। जो कहते थे कि राष्ट्रपति महोदय का सीओ ठीक नहीं है, आज उसका भी जवाब माननीय सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया है। नहीं, आज जो फैसला आया हम उससे मुतमईन नहीं हैं और हमारा मानना यह है कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल मेजॉरिटी जो लोग कह रहे हैं, अब कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी की आज जीत हुई है और मेजॉरिटी मोरालिटी की कामयाबी हुई है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि कश्मीर हमेशा से भारत का एक अटूट हिस्सा रहा है, बट अटूट हिस्सा जब हम कहते हैं तो उसका जो रिलेशनशिप है यूनियन से, उसको तो आप डिनाई नहीं कर सकेंगे। और ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल रिलेशनशिप कश्मीर से यूनियन का रहा है वो परमानेंट हुआ है जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली डिसॉल्व हुई है कश्मीर की। तो बस वही तो हमारा भी राय थे। 370 जब से ये देश में हमारे संविधान में शामिल हुई थी, उसी समय से ये टेम्पोररी के आधार पे हुई थी, ये टेम्पोररी एडहॉक मेजर। लेकिन उस समय ये 370 दिए गए थे, इसके पीछे जो कारण वो भी बताए गए थे। लेकिन सदन के अंदर बार बार हम ये गुहार लगाते आते थे कि इस एक स्टेट को अब भंग करके यूनियन टेरिटरी बना दिए तो स्टेट की मर्यादा कब वापस जाएगी। ये कुछ दिन पहले भी सदन के अंदर ये मुद्दा हम लोग उठाए। तो हम भी ये चाहूंगा कि सुप्रीम कोर्ट की कहने पर ये सरकार जल्द से जल्द ये चुनाव की घोषणा करे और चुनाव करा के कश्मीर को वापस इनका जो राज्यों की मर्यादा थी, राज्यों की दर्जा इनको दिया जाए। देखिए, 5 जुलाई 2019 को मोदी ने जो किया, मोदी जो करते हैं, मोदी की गारंटी है। और अखंड भारत, जो हमारे बटे हुए भारत को अखंड भारत बनाने में बाधक नेहरू ने किया था, आज मोदी की गारंटी ने कोर्ट ने मोहर लगा दी। अब तो यही कहूंगा, बुरे नजर वाले तेरा मुंह काला। वहां की जनता इन्हें रगेद देगी, इन्हें उल्टे पांव लौटा देगी। देखिए, अभी तक नरेंद्र मोदी सरकार ने जितने महत्वपूर्ण निर्णय लिए और जिनको कोर्ट में चुनौती दी गई, एक भी निर्णय ऐसा नहीं था जिसको कोर्ट ने खारिज किया हो। वो चाहे ईडब्ल्यूएस आरक्षण का मामला हो या अन्य कोई मामला हो। और आज मुझे खुशी है कि सुप्रीम कोर्ट ने धारा 370 को बरकरार जो स्क्रैप किया गया उसको अपहेल्ड करने का काम किया। और देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने ये जो कहा है कि चुनाव कराना, तो सरकार भी तो चाहती है कि चुनाव कराना। उसने एक समय सीमा बांध दिया तो जरूर सरकार उसको देखेगी। जम्मू कश्मीर ने बहुत सारे उतार चढ़ाव देखे हैं। सुप्रीम कोर्ट का आज का फैसला ये एक पड़ाव है, मुश्किल ही सही पर पड़ाव है, ये मंजिल नहीं है हमारी। इसको मंजिल समझने की गलती मत करो। हमारे मुखालिफिन चाहते हैं कि हम उम्मीद छोड़ के, दिल बर्दाश्ता होके शिकस्त को तस्लीम करें, पर ऐसा नहीं होना है। आप जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि 370 आर्जी है, इसलिए इसको हटाया गया। ये हमारी हार नहीं है, बल्कि आइडिया ऑफ इंडिया की हार है, हिंदुस्तान के तस्वुर की हार है।
तो तमाम प्रतिक्रिया आपने सुनी, पक्ष विपक्ष में चली। अब चर्चा शुरू करते हैं और चर्चा करने के लिए जो मेहमान हमारे साथ मौजूद है मैं उनका आप लोगों से तारुफ कराता हूँ। हमारे साथ हैं बीजेपी प्रवक्ता अमित तिवारी जी, कांग्रेस प्रवक्ता राम पांडे जी, एआईएमआईएम नेता तौकीर निजामी जी, अधिवक्ता सुप्रीम कोर्ट के प्रमोद कुमार जी, वरिष्ठ पत्रकार अनंत अमी जी और स्वदेश न्यूज के मैनेजिंग एडिटर आरपी श्रीवास्तव सर। आप सभी मेहमानों को बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास चर्चा में। सबसे पहले प्रमोद कुमार जी, मैं आपसे कुछ कानूनी दावपेच जानना चाहूंगा ताकि कि हम इस डिबेट को थोड़ा आगे बढ़ाएं, जो दर्शक हैं थोड़े कानूनी दावपेच समझ सके, क्योंकि थोड़े पेचीदा होते ही हैं। किस तरह के विरोध के तौर पर यहां पर याचिका लगाई गई थी, जो 23 याचिका लगाई गई थी, क्या कुछ उसमें पॉइंट बताए गए थे और किस तरह से आज सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, क्या कुछ दलील हुई होगी और दोनों तरफ से दलील दी गई होगी और उसके बाद कोर्ट ने यह फैसला सुनाया कि जो फैसला लिया गया था राष्ट्रपति की तरफ से वो फैसला वैध है। देखिए, जो याचिकाकर्ता थे, 23 याचिकाएं फाइल की गई टोटल माननीय न्यायालय कर रहे थे। और संयोग इसमें अच्छा था कि इसमें एक किस्म और साहब भी थे जो कि प्रॉपर कश्मीर के ही थे और उनकी रिटायरमेंट भी 22 दिसंबर को हो रहा था। तो इसलिए उन्होंने बहुत ही गंभीरता से इस मसले को लिया था और इनकी विशेष जानकारी खास करके कौल साहब को था, क्योंकि वो कश्मीर से रिलेटेड है। तो इससे काफी मंथन के बाद आप देखते होंगे कि बहुमत से इसमें फैसला गया है 3-2 इसमें। और जो याचिकाकर्ता ने कहा था कि जो 370 का डाइल्यूशन जो किया गया है वो अवैध है, असंवैधानिक है, क्योंकि वो जो 370 का जो क्लाउज है प्रोवाइड जो जिसमें कहता है कि संविधान सभा जो जम्मू कश्मीर का है उसका कंसर्न, उसका कंसेंट नहीं लिया गया है, तो इसीलिए ये अवैध है। दूसरा, उसका जो परिसीमन और जो राज्य का विभाजन किए, जो जिसमें लद्दाख को यूटी यूनियन टेरिटरी घोषित किया गया था और जम्मू कश्मीर में वो लिया गया था, उसका परिसीमन किया गया, फिर उन्होंने कहा था राज्य बनाएंगे। तो ये सब कई मुद्दे थे जिससे कि उन्होंने चैलेंज किया माननीय सर्वोच्च न्यायालय में। तो सर्वोच्च न्यायालय में करीब 16 दिन इस पर बहस चली और बहुत गंभीर रूप से चला, हर पहलू पर चला और काफी इस पर रिसर्च किया गया। इस पर तर्क वितर्क काफी हुआ, बड़े बड़े यहाँ के जो एडवोकेट थे उसमें अपियर हुए थे, लेकिन उसी दरमियान ये बातें आई थी कि आप जो है जम्मू कश्मीर का जो संविधान सभा है उसमें नहीं था और उसके बाद वो विधान सभा हो गया, तो इसीलिए उसके रिलेवेंसी नहीं है। उस पर चंद्रचूड़ साहब ने बहुत क्लियर बताए थे कि देखिए ये इस पे आप कंफ्यूजन मत होइए। तो इसमें मूलतः 2-3 बातें थी कि क्या केंद्र सरकार को बिना कंसेंट लेकर के इनको पावर है करने का, नहीं है। तो उसमें देखिए आज जो फैसला आया है उसके चंद्रचूड़ साहब पढ़ रहे थे और काफी डिटेल से उन्होंने कहा, तो आर्टिकल 3 में सेंट्रल गवर्नमेंट को ये पावर है, पार्लियामेंट को ये पावर था कि आप जो है इसका कोई भी राज्य का परिसीमन बढ़ा सकते हैं, नाम चेंज कर सकते हैं, उसका डेमोग्राफी चेंज कर सकते हैं। तो ये इसको जो है बहुत ही फोकस कर करके आर्टिकल 3 को बताया गया था। उसके बाद उन्होंने आर्टिकल 370 में जो बताया गया था कि हिंदुस्तान सॉवरेनिटी है। याद होगा कि जिस समय परिसीमन किया गया था 1949 में, तो इसमें हिंदुस्तान में विलय किया गया था और उसका कंडीशन ये था कि हम आपको पूर्ण रूप से, हम केंद्र सरकार के अधीन हैं, पूर्ण रूप से जो है मतलब हम आपको भारत के संविधान को मानते हैं। तो उन्होंने इस चीज को भी फोकस किया है कि भारत का संविधान जम्मू कश्मीर के संविधान से ऊपर है और जब एक बार आप समर्पण कर देते हैं, एक बार जब आप विलय कर जाते हैं, तो फिर आपका जो है कोई सॉवरेनिटी नहीं होता है। जो हिंदुस्तान का सॉवरेनिटी है, जो इंडिया का सॉवरेनिटी है, वही जम्मू कश्मीर का सॉवरेनिटी है। एक बात का। दूसरी बात थी कि जब देखा गया था कि 370 लागू होने के बाद वहां का लॉ एंड ऑर्डर, वहां के पब्लिक का जो पीस लवी, ये सब बहुत सारी बातें हैं, या रहन सहन या विकास की बातें जो होता है उसमें, और जब से 370 को डाइल्यूट किया गया है तब में दोनों में बहुत फर्क है। याद होगा आप लोगों का कि ये 2018 के पहले आपको वहां पर आए दिन स्टोन पेल्टिंग होता था, पत्थरबाजी होता था, हर गली चौराहे में होता था, आतंकवादी घटना बढ़ गया था, अलगाववादी घटना बढ़ गया था और पाकिस्तान हमेशा वो आंखें चौड़े हुए रखता था।
प्रवासियों को वहां ठीक है, मुझे लगता है कि उसके बाद क्या कुछ बदला है उस पर हम चर्चा जरूर कर सकते हैं, लेकिन कानूनी दावपेच में आपसे जानना चाह रहा था, आपने उसको बहुत बखूबी बताया। राम पांडे जी, मुझे लगता है अब किसी तरह का कोई कंफ्यूजन बचा है, क्योंकि जिस तरह से 370 हटाया गया उसके बाद से प्रमुख विपक्षी पार्टी होने के तौर पर आप लोग की तरफ से ज्यादा विरोध देखने को मिला। लेकिन जब अब सुप्रीम कोर्ट भी क्लियर कर चुका है कि राष्ट्रपति ने उस वक्त जो फैसला लिया, जो केंद्र सरकार की तरफ से फैसला लिया गया, वो वैध है, अधिकार था और कानून के हिसाब से हुआ, अभी भी क्या कुछ विरोध बाकी है कांग्रेस के अंदर प्रमुख विपक्षी पार्टी होने के नाते, या फिर ठीक है अभी यह मामला क्लियर हो गया, इसमें अब कोई कंफ्यूजन नहीं है? बहुत ज्यादा परेशान है, हमेशा झूठ बोला जाता है हमारे बारे में। किसी ने विरोध नहीं किया। मुझे एक स्टेटमेंट बता दीजिए खड़गे जी का, एक स्टेटमेंट बता दीजिए मुझे राहुल गांधी जी का, एक स्टेटमेंट बता दीजिए सोनिया गांधी का। तो ये सफेद झूठ है और कांग्रेस पार्टी के मुंह में जबरदस्ती बात डाल दी जाती है, खासकर 370 कश्मीर या हिंदू मुस्लिम। देखिए ये सारी बातें हो रही है, इसका लेना देना हिंदू मुस्लिम से ही है। जहां भी हिंदू मुस्लिम की बात आएगी, जो नकारात्मक बातें हैं कांग्रेस पार्टी के मुंह में जबरदस्ती डाल दी जाती है, जो कि नहीं बोली गई हैं। अब धारा 370 की मैं बात करता हूं। जब देश आजाद हुआ था 565 रियासतें थी, 562 मान गई थी, 3 रियासत ऐसी थी जो नहीं मान रही थी, हैदराबाद, जूनागढ़ और जम्मू कश्मीर। हैदराबाद जूनागढ़ में जो आबादी थी हिंदुओं की ज्यादा थी, शासक मुस्लिम थे। कश्मीर में आबादी मुस्लिम की ज्यादा थी, शासक हिंदू थे। तो जूनागढ़ और हैदराबाद के लोगों को मना लिया गया कि भाई जनमत संग्रह भारत के साथ में है, तो वो लोग तैयार हो गए। कश्मीर का क्षेत्र पाकिस्तान के साथ लगता है। उनके राजा थे हरी सिंह। हरी सिंह ने कहा ना तो मैं हिंदुस्तान में जाऊंगा ना पाकिस्तान में जाऊंगा, लेकिन भारत हरी सिंह को मनाने की कोशिश कर रहा था। इसी मनाने की कोशिश में पाकिस्तान ने उसके ऊपर अटैक कर दिया। फिर राजा हरी सिंह जैसे तैसे तैयार हुए, उन्होंने कहा मैं तभी जाऊंगा जब धारा 370 लगेगी, नहीं तो मैं पाकिस्तान के साथ जा रहा हूं। धारा 370 उस समय नहीं लगती तो हरी सिंह कश्मीर को पाकिस्तान में दे रहे थे, वो सारी लिखा पढ़ी पाकिस्तान के लिए कर रहे थे। ठीक है, फिर हिंदुस्तान ने कश्मीर पर चढ़ाई की, 70% हिस्सा कश्मीर का ले लिया गया, 25-30% पाकिस्तान के पास बचा और वो लड़ाई हमेशा चलती रही। ये लड़ाई इतनी बढ़ती गई कि हिंदुस्तान ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए, बांग्लादेश अलग हो गया, पाकिस्तान अलग हो गया। धारा 370 1947 के बाद लगातार डायल्यूट की जा रही थी। 90% जो धाराएं थी धारा 370 के अंदर, जो भी अनुच्छेद थे वो पहले ही हटा दिए गए थे। वहां के मुख्यमंत्री और उनको राज्यपाल को प्रधानमंत्री राष्ट्रपति बोला जाता था, कई तरह की बातें थी, सब हट गए। 10-5 कुछ चीजें बची थी वो रह गई थी। आज जो वहां चीजें की जा रही हैं वो पहले भी की जा रही थी। पत्थरबाजी को रोकने के लिए पहले कोई मना नहीं थी, धारा 370 लगी थी। तो ऐसा नहीं है कि आर्मी और हमारी पुलिस पत्थरबाजों के विरोध में काम नहीं करेगी। आज यदि वहां कोई स्कूल कॉलेज बन रहा है तो धारा 370 लगी थी, तब भी बन सकता था, किसी भी बात की तब कोई मना नहीं थी। धारा 370 में मैं जहां तक समझता हूं केवल 2 चीजें बढ़ गई हैं। एक तो वहां कोई भी जाकर जमीन खरीद सकता है, लेकिन उत्तराखंड में या जो भी पहाड़ी इलाके वहां आज भी धारा 370 जैसी धारा लगी हुई है, वहां आज भी नहीं खरीद सकते। लेकिन आप कश्मीर में अब जमीन खरीद सकते हो, कश्मीर में आप अपने बच्चों की शादियां कर सकते हो। कश्मीरी पंडितों की वापसी पहले भी की जा सकती थी, अब भी की जा सकती थी। धारा 10 साल से बीजेपी की सरकार है, कश्मीरी पंडितों की वापसी क्यों नहीं की गई? फिर धारा 370 हट गई तो कहा गया अब तो बहुत आसान है कश्मीर पंडितों की वापसी, फिर भी कश्मीरी पंडितों की वापसी नहीं हुई। फिर कहा धारा 370 हट जाएगी, वहां उद्योग धंधे लगेंगे, व्यापार होगा, लोग जमीनें खरीदेंगे, कोई वहां जमीन खरीदने नहीं जा रहा। फिर कहा गया कि वहां लोग शादी संबंध करने जाएंगे, मुझे कोई ऐसा नहीं मिल रहा है कि जो शादी संबंध करने के लिए वहां ज्यादा बढ़ गए। तो धारा 370 हट गई, ये अच्छी बात है। सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन जो आया है वो अच्छी बात है। अब सुप्रीम कोर्ट के कहने से ही क्या चुनाव होंगे? अब कश्मीर में चुनाव तो वैसे भी कराए जा सकते थे। ठीक है, मतलब आप कह रहे हैं कांग्रेस बहुत इसको स्वागत कर रही थी, लेकिन जानबूझ के बीजेपी की तरफ से भ्रम फैलाया गया। अमित तिवारी जी, देखिए कांग्रेस तो स्वागत कर रही थी जब आपने 370 हटाया, लेकिन आम पार्टी जी कह रहे हैं आप लोग ने जानबूझ के भ्रम फैलाया, जानबूझ के कांग्रेस को बदनाम किया। और जो अभी आप वहां पर 370 हटाने की बात कर रहे हैं वो तो पहले भी कर सकते थे आप। निश्चित तौर पर देखिए भगत जी, एक राष्ट्र के रूप में और श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के नेतृत्व में इस देश ने ये एक संकल्प लिया था कि एक देश में 2 निशान, 2 विधान और 2 प्रधान नहीं रहेंगे। और उसी संकल्प को दोहराते हुए अमित शाह जी ने भी ये कहा था संसद में खड़े होकर कि कश्मीर के लिए हम अपनी जान तक कुर्बान कर देंगे। और उसी संकल्प को
जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी जी ने अपने जीवन काल में 370 हटाने को जो संकल्प ने लिया था, उसके लिए जो लड़ाइयां लड़ी हैं, उसको आज एक तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने एक वैध करके करार दे दिया कि ये बिल्कुल ही लीगल तरीके से हुआ था। 2-3 चीजें मैं आपको बताता हूँ। ये जो लोग भी इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट गए थे भगत जी, ये वही लोग हैं। अगर फैसला ये सुप्रीम कोर्ट के किसी भी फैसले पे जो इनके पक्ष में नहीं आता है, सुप्रीम कोर्ट को कटघरे में खड़ा करने से नहीं चूकते हैं। आज राम जी इस चीज को चैनल पे बैठ के इतनी मुखरता से झूठ बोल रहे, मुझे तो हैरानी होती। 370 का विरोध कांग्रेस पार्टी हमेशा से करती रही है कि 370 वहां से नहीं हटना चाहिए। किस तरीके से उनका गठजोड़, ये जो बता रहे थे कि हरि सिंह जो एक्सेशन हुआ, हरि सिंह जी ने कहा था कि 370, अरे भैया वो एक्सेशन राम जी मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ कि जाकर पढ़िए ये किस तरीके से अब्दुल्ला परिवार को वहां पर एकोमोडेट करने के लिए। देखिए, मैं उन सब हिस्ट्री में आज नहीं जाना चाहूंगा। आज एक उत्साह का मौका है। उस उत्साह के मौके पर मुझे तो कम से कम इस बात की खुशी है कि राम जी इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि वो 370 का भी आज विरोध करना खत्म कर रहे हैं। लेकिन अधीर रंजन चौधरी जी को समझाइए, जो ये कहते हैं कि पीओके से एक स्टेप तो लेकर आइए, किस तरीके से मजाक उड़ाया जा रहा है। तो जब हम कश्मीर की बात करते हैं तो वो पूरे कश्मीर की बात करते हैं, साथ ही पाक अधिकृत को छोड़कर या भारत के पास जो कश्मीर है। तो इस चीज को समझने के लिए कांग्रेस पार्टी हमेशा इस चीज की विरोधी रही है। वहां से तो ये नारे लिए जाते थे कि अगर 370 हटाया गया तो खून की नदियां बह जाएंगी। लेकिन 2-3 चीजें मैं आपको प्रमुखता तौर पे बताना चाहूंगा कि किस तरीके से 370 हटने के बाद वहां पे 2-3 मुख्य जो चीजें हुई। किस तरीके से जब 370 हटाया गया 2019 में, उसके बाद अमित शाह जी कश्मीर गए। वहां पे उनके लिए एक बुलेट प्रूफ का दायरा बनाया गया था। उन्होंने उस बुलेट प्रूफ के दायरे को हटा के वहां के युवाओं से सीधा संवाद स्थापित किया। ये वहां का कटिबद्धता दिखाती है। किस तरीके से अभी भारत जोड़ो यात्रा कश्मीर में लेकर गए थे पैदल ना, किसी की हिम्मत नहीं थी कि वहां पे चला जाए। लेकिन आज अगर राहुल गांधी वहां पे भारत जोड़ो यात्रा कश्मीर लेकर जाते हैं तो ये इस चीज को दिखलाता है कि हमने वहां पे किस तरीके से काम किया है। वहां पे पर्यटन बढ़ा है, सिनेमा हॉल खुल रहे हैं। ये कह रहे हैं कि सिनेमा वहां पे कुछ हुआ ही नहीं है। वहां पे आयात निर्यात के आंकड़े देख लीजिए राम जी, मैं तो आपको कहूंगा कि मेरी कुछ कहने की हैसियत ही नहीं, आप जाकर सीधा आंकड़े देखिए। उसके बाद जिस तरीके से वहां पे 30-32 साल के बाद वहां पे मुहर्रम के जुलूस निकला, किस हिसाब से वहां पे दिवाली, करवा चौथ ये सब दिन मनाया गया और कश्मीरी उत्सव मंदिर में जिस तरीके से मनाया गया, तो ये दिखाता है कि किस तरीके से वहां पर सौहार्द बढ़ा है। अपने तो हमेशा वहां पे अलगाववाद और चरमपंथियों को सुरक्षा देते रहे। किस तरीके से कांग्रेस के बड़े नेता पाकिस्तान जाते हैं और वहां पे अलगाववादियों के साथ ये बैठकर वहां पे बात करते हैं कि आपको हमें मोदी को हटाने के लिए आपका सहयोग चाहिए। ये किसने कहा था? कांग्रेस के लीडर ने कहा था। किस तरीके से कश्मीर में आतंकवादियों को जो आतंकवादी थे, जो वहां पे दहशत फैलाते थे, उनको दिल्ली बुलाकर आप निषेध करते थे। आज की स्थिति ये है कि वो कहीं नजर नहीं आते हैं, और अगर कहीं नजर भी आते हैं तो वो भारत माता की जय बोलते हुए नजर आते हैं। ये बदलाव है वहां। आज के वहां पर छात्र पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे नहीं लगाते, बल्कि भारत जिंदाबाद के नारे लगाते हैं। आज लाल चौक पे जाइएगा तो भारत का झंडा लाल चौक पर ही नहीं, कश्मीर के घर घर में तिरंगा फहराता हुआ दिखेगा। ये वहां पर बदलाव होता है। तो किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी अपने संकल्प को बढ़ाते हुए और अपने ठीक है, मुझे लगता है जो फैसला उस वक्त लिया गया सरकार की तरफ से, राष्ट्रपति की तरफ से, उस फैसले पर अब मुहर लग गई है। तो आखिर निजामी जी, देखिए कांग्रेस भी मान रही है कि भैया हम तो इस फैसले का स्वागत कर रहे थे, लेकिन आप लोग अभी तक नहीं मान रहे। आपके नेता कह रहे हैं कि भैया ये गलत हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा क्यों, जब सुप्रीम कोर्ट भी कह चुका है जो फैसला लिया गया वो सही है, फिर अब क्यों विरोध आप लोग की तरफ से? साहू जी, बहुत शुक्रिया मुझे बोलने का मौका दिया आपने। आपके चैनल के माध्यम से आज ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ये कहना चाहती है कि ओवैसी साहब के कहे एक एक शब्द के साथ हम लोग सारे लोग हैं। आप इसको समझने की कोशिश करिए। देखिए, पूरे देश में कहीं भी भारतीय जनता पार्टी को आप उठाकर देख ले, केंद्र की जो सरकार है, मोदी सरकार है, वो पूरे के पूरे उन्हें सिर्फ हिंदू मुस्लिम एंगल पे ही बात करनी है और वही किया जा रहा है। 370 हटाने से हिंदू मुस्लिम कहाँ होगा? मैं वही बता रहा हूं कि उनका अगर देश इससे मजबूत हो रहा है, किसी राज्य में अगर ऐसा संविधान चल रहा था जो देश के हित में नहीं था, अगर वो हटा दिया तो फिर इसमें हिंदू मुस्लिम कहां से हो गया? साहू जी वही कह रहे हैं,
कि आप समझने की कोशिश करेंगे पूरा का पूरा मामला वही है, चाहे धारा 370 हो, चाहे आप उसको ले लें कि अभी बाबरी मस्जिद का भी मामला हो, हिजाब का मामला हो, कहीं के नाम बदलने का मामला हो, तो इन सब तरह के जितने भी मामले एक ही मामले पर बात कर देश में, लेते हैं। 370 हटाने से हिंदू मुस्लिम कहाँ हो गए, ये मुझे बता दें भाई। बिल्कुल, क्योंकि कश्मीर को अभी आपने समझने की कोशिश की है कि वहाँ, मैं कहता हूँ कि जो हमारे कश्मीरी पंडित हैं वहाँ के, जिस तरह का उनके साथ दुर्व्यवहार हुआ है, जिस तरह से वो लोग मारे गए हैं, जिस तरह से आज भी लोग परेशान हैं, तो क्या भारतीय जनता पार्टी ने आज तक वहाँ हमारे जो कश्मीरी पंडित थे उनके साथ न्याय किया? तो वो बात आज भी सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी, आप देख रहे हैं, हिंदू मुस्लिम एंगल पे खेल रही है। पाकिस्तान ये वो बिरयानी खाने ये जाते हैं मोदी जी पाकिस्तान में, बात कर रहे हैं कश्मीर की। कश्मीर तो हमारे भारत का अंग है, हम कश्मीर के लिए बिल्कुल, भारत है हमारा अंग है ये। लेकिन कहीं न कहीं ये बात आपको मानना पड़ेगी साहू जी कि ये पूरा का पूरी प्रयोजित कार्यक्रम है इनका, और ये पूरी की पूरी तरह से कश्मीर से मतलब नहीं है, धारा 370 से मतलब नहीं है। चाहे वहाँ जमीन कौन खरीदने जा रहा है, शादियाँ कौन करने जा रहा है, किसके लिए तुमने वहाँ हटाया है। लद्दाख में जो बौद्धिस्ट हैं अब उनके साथ क्या करेंगे? बहुत सारे मसले जो उठाए जा रहे हैं, बहुत सारी बातें हैं, वो पूरी की पूरी यही इंगित कर रही हैं कि कहीं ना कहीं तुम मुस्लिम हिंदू और उसका सबका कैसे, वही तो मैं पूछ रहा हूँ, कैसे? आपने अभी तक बताया नहीं, काम कर रहे हो तौकीर जी, आपने बताया नहीं कैसे हो गया, मुझे तो बताइए जरा कैसे। साहू जी आपको कैसे हुआ, ये आपके सामने तो है ना, सीधा सीधा है, उदाहरण है। मैं तो नहीं समझ पा रहा, इसलिए मैं आपसे समझने की कोशिश कर रहा हूं। मुख्यमंत्री रहे, मुस्लिमों के हाथ में बहुत सारा रहा, पूरा जो भी कश्मीर का पूरा मामला है, सारे के सारे लोग रहे वहां, तो वहां सिर्फ यही रहा कि आतंकवाद जो वहां का है उस पर आप भी आज भी काबू नहीं पा पाए। ये बातें कर रहे हैं यहाँ बैठ के भारतीय जनता पार्टी के लोग, यहाँ इस तरह का प्रवक्ता ये बताएं कि आज भी वही भय और दहशत में वहाँ कश्मीरी लोग गुजर रहे हैं। इन्होंने जो वहाँ के पंडित हैं उनके लिए क्या किया है, ये थोड़ा सा साहू जी ये भी तो बताने की कोशिश करें। उसको क्यों गोलमोल करते हैं, उसको क्यों बताने की कोशिश नहीं करते? आज बात सिर्फ वही है। तौकीर जी आप कर रहे हैं, मैं आप 3 बार पूछ चुका हूं कि कैसे हिंदू मुस्लिम हो रहा है, ये तो बता दीजिए। मैं तो वही तो बता रहा हूं कि इसमें अगर मुस्लिम मामला नहीं होता, मुस्लिम लोग वहां नहीं रह रहे होते भारी तादाद में, तो भारतीय जनता पार्टी वहां पर जाके मोदी सरकार इंटरेस्ट नहीं लेती। दूसरा, वहां तो अभी आपसे कहा कि उत्तराखंड में वाला मामला है, अभी गोवा को ले लिए, उत्तराखंड में जाके देख लें, चूंकि उनकी सरकार है वहां क्यों नहीं करता ये। और गोवा में भी अजीब तरह का कानून बना कर रखा है कि हमारे हिंदू समाज की बहनों के ऊपर अन्य अत्याचार नहीं हो रहा है क्या वहां, कि वहां का जो हिंदू समाज का आदमी है वहां 2-3 शादियां कर सकता है, ऐसी छूट है वहां। मतलब यहाँ कानून तुम्हारा दूसरा, वहां कानून दूसरा, तो उत्तराखंड में जाकर क्यों नहीं उसको देखते हैं पूरा। इसके लिए मैं कह रहा हूं कि सिर्फ और सिर्फ अभी भी यही एंगल है उनका, हिंदू मुस्लिम एंगल में ही भारतीय जनता पार्टी को मजा आता है और यही करने की कोशिश कर रही है। और कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं भाई। इनका भी, इनसे कांग्रेस भी अपना शकल देखे, आईना देखे। इनके ही पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेकर अभी तक जो भी सारे मामले दिए, कश्मीर का जो भी दर्द है या कश्मीर के साथ जो भी हुआ है, उसके सबसे ज्यादा दोषी तो कांग्रेस है। ठीक है, ये सवाल करूंगा, इसमें आऊंगा। रामपाणी जाऊंगा आपके पास, वक्त तो आप जवाब दे दीजिएगा। अनित अमीन जी, देखिए जो 2019 में फैसला लिया गया राष्ट्रपति की तरफ से और उसको अब उसको वैध करार दे दिया गया। अवैध जो याचिका लगाने वाले लगातार कह रहे थे कि यह फैसला अवैध है, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने मुहर लगा दी, अब वैध ये फैसला है। लेकिन इस फैसले के बाद अब आपको क्या लगता है, क्या कुछ और बदलेगा? हालांकि ऐसा माना जा रहा था कि इसी तरह का फैसला आएगा, क्योंकि अगर केंद्र सरकार की तरफ से, राष्ट्रपति की तरफ से कुछ फैसला लिया गया, उस वक्त भी बताया गया था, जो अभी दलील दी गई है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, उस वक्त भी बताया गया था कि जो फैसला लिया गया है वो पूरी तरह से वैध है, किसी भी तरह से लीगल फैसला नहीं है। लेकिन याचिका लगाने वाले सिर्फ इसमें कुछ राजनीतिक फायदा देख रहे थे, क्योंकि मुझे लगता है शायद उनको भी पता होगा कि क्या फैसला आने वाला है इस मामले में। देखिए भागीरथ जी, जिस दिन लोकसभा के अंदर 5 अगस्त 2019 को लोकसभा में जब ये विधेयक पारित होता है 370, और उसके बाद आज के तारीख 11 दिसंबर 2023, भारत के इतिहास में ये दर्ज हो गया है। और भारत के इतिहास में जिस तरीके से इतिहास को सुधारने का काम वर्तमान सरकार ने किया है, ये किसी से छुपा नहीं है। और आपको भागीरथ जी बताना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की उत्पत्ति 2 प्रमुख मुद्दों को लेकर हुई थी। एक राम मंदिर का मुद्दा था और दूसरा धारा 370 का था। आपको याद होगा जब हम लोग बचपन में स्कूल में पढ़ते थे, 2 मुद्दे को लेकर जब भारतीय जनता पार्टी की उत्पत्ति होती है
तो पूरे बच्चों में और आज तक हम ये जानने का प्रयास करते रहे कि धारा 370 में क्या है। और जब लोकसभा के अंदर धारा 370 जब आता है और कांग्रेस के हमारे मित्र जैसे कह रहे थे, भाई साहब मैं भी उस दिन पार्लियामेंट के अंदर था, कई कांग्रेसी सांसद अनऑफिशियली इसका विरोध कर रहे थे और कांग्रेस का बयान भी आया था। तो हमें यह लगता है कि आज संविधान को जिस तरीके से सुधारने का काम वर्तमान सरकार ने किया है, उसकी कितनी भी तारीफ की जाए हमारे हिसाब से बहुत कम है। और जिस तरीके से आज जितने भी पुराने लीडर होंगे, हम लोग इस बात का गवाह हुए हैं, तो इस बात की खुशी है कि हम लोग के रहते हुए ही भारत से, कश्मीर से धारा 370 हटा दिया गया। तो इसके लिए आज अगर सरदार पटेल की आत्मा को शांति मिल रही होगी तो निश्चित तौर पे वो जहां भी होंगे वहां से माननीय मोदी जी और अमित शाह जी को धन्यवाद और आशीर्वाद दे रहे होंगे, जिनके कई प्रयासों के बावजूद जो नहीं हो पाया वो वर्तमान सरकार ने किया है। कांग्रेस की सरकार 47 से लेकर 90-91 तक रहती है। 52-53 साल के कार्यकाल में कांग्रेस ने कभी ऐसा कोई कार्य नहीं किया। कांग्रेस चाहती तो कांग्रेस की जरूरत थी धारा 370 हटाना, लेकिन कांग्रेस के मुद्दे में थे नहीं, क्योंकि कांग्रेस जो राजनीति कर रही थी भारत में और आज भी जो जिस तरीके से कर रही है वो डिफरेंट तरह की राजनीति कर रही है। और आज भारतीय जनता पार्टी ने ये साबित करने का काम किया और कोर्ट ने यह माना कि भारतीय जनता पार्टी जो 370 के धारा को लेकर जो काम कर रही थी और जिस तरीके से उन्होंने काम किया उसको जायज ठहराया। तो निश्चित तौर पे यह प्रशंसा की बात है और पूरे देश में प्रशंसा हो रही और करनी भी चाहिए। और सभी पार्टी के लोगों को आकर निश्चित तौर पे आज जो कश्मीर के मुद्दे की बात है, जम्मू के मुद्दे की बात है, विकास के मुद्दे की बात है, निश्चित तौर पे वर्तमान सरकार को उस मुद्दों पर भी ध्यान देना चाहिए। और जिस तरीके से कश्मीरी पंडितों के साथ जो अन्याय हुआ है, वर्तमान सरकार को उनकी भी सूद लेनी चाहिए। और जिस तरीके से विकास की गंगा बाकी प्रदेशों में बह रही है, चुनाव भी होने चाहिए और मुख्य लोकतंत्र की धारा में कश्मीर को आना चाहिए। ठीक है आरपी श्रीवास्तव सर, आज जो फैसला है उसके आप किस तरह से इसको राजनीतिक मायने देखते हैं और बीजेपी से इसको कितना फायदा मिलने वाला है? देखिए भागीरथ जी, सबसे बड़ी बात है कि जब धारा 370 हटाया गया 2019 में, तो आप ये समझिए जितना फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिलना था वो तो मिल ही गया। सवाल फायदे नुकसान की बात नहीं, सवाल है संवैधानिक व्यवस्था का। देखिए संसद के दोनों सदनों से ये पास होकर के राष्ट्रपति की मुहर लगाई गई और उसमें धारा 370 समाप्त किया गया, जो अस्थायी धारा थी जिसको कभी भी समाप्त किया जा सकता है। ये बात सही है, अनंत अमित बोल रहे हैं कि इसको पहले भी हटाया जा सकता था, बिल्कुल हटाया जा सकता था और मुख्य धारा में लाने की कोशिश की जाती। देखिए आज हो गया करीब करीब 4 साल और 4 साल में ये कहा गया था कि आप जो है 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा मिल जाएगा और वहाँ चुनाव होंगे। सवाल ये है कि जो सुप्रीम कोर्ट ने जो टिप्पणी की है कि आप 30 सितंबर 2024 तक चुनाव करवाइए, तो ये करने की ज़रूरत नहीं थी। और मेरे ख्याल में अमित शाह जी ने कहा भी था कि हम जल्दी इस पर कोई फैसला लेंगे। हो सकता है कि वहाँ पर राजनीतिक परिस्थितियाँ न हों चुनाव कराने की, पूर्ण राज्य की दर्जा देने की, लेकिन अब लगभग 4 साल हो गया। हमको लगता है कि वहाँ पर बहुत सारा काम जो है केंद्र सरकार कर भी रही है और वहाँ पर जैसे कश्मीरी पंडितों की बसाहट की बात है, हालांकि अब कितना बसे कोई बता नहीं सकता, हम भी यहाँ से नहीं बता पाएंगे, लेकिन यह है कि वहाँ पर कश्मीरी पंडितों को वापस बैठा, वहाँ पर बसाहट की बात थी। दूसरी बात है, ये बात तय है, ये बिल्कुल सच है कि वहाँ पर जो आतंकवादी गतिविधियाँ कम हुई हैं, पत्थरबाज कम हुए हैं, लेकिन आज भी जो है जिस तरह से हमारे जवान शहीद हो रहे हैं और घटनाओं में उनकी मृत्यु हो रही है, तो उस पर भी और कमी होनी चाहिए। हमें लगता है कि शायद यही सब सारी चीज़ें हैं जिनके चलते आज तक जो है वहाँ पर चुनाव की प्रक्रिया में केंद्र सरकार नहीं आ पाई। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की इस जो है टिप्पणी के बाद कि अब वहाँ कराया जाना चाहिए, तो हमको लगता है कि केंद्र सरकार उसमें होगी। और जहाँ तक इसकी वैधता का मामला है, जब दोनों सदनों से और राष्ट्रपति की मुहर लग गई तो संविधान पीठ जो सुप्रीम कोर्ट है वो कहीं जो है संविधान से अलग नहीं है। जो भी फैसला आता है उसके अनुरूप ही आता है। तो मेरे ख्याल में उसको लेकर के कोई इतनी बड़ी बात नहीं की जा सकती। मुहर तो लगना ही था और जब जो बात संवैधानिक है, जो बात जो है कानून में है, तो उसको तो स्वीकार करना सुप्रीम कोर्ट का काम है। अगर कोई भी याचिकाकर्ता ये सोच रहा हो कि यहाँ पर याचिका लगाने के बाद सरकार के खिलाफ फैसला आएगा, तो हमको लगता है ऐसा संभव नहीं था। और ये टिप्पणी भी की है सुप्रीम कोर्ट ने कि हर केंद्र सरकार के फैसले पर आप सुप्रीम कोर्ट आएंगे तो अराजकता फैल जाएगी, ऐसे कैसे काम चलेगा। बिल्कुल
बिल्कुल, लेकिन जिस तरह से राम पांडे जी, देखिए आप उस वक्त बहुत कुछ कहना चाह रहे थे, और चाहे अमित तिवारी जी हैं, चाहे वरिष्ठ पत्रकार आनंद अमित जी, उन्होंने कहा कि बहुत सारे कांग्रेस के नेता थे जिन्होंने विरोध किया है 370 हटाने का। आप स्वागत करें, बहुत अच्छी बात है, करना चाहिए, क्योंकि जब भी देश की अखंडता की बात हो उसमें सबको स्वागत करना चाहिए, भले पहले विरोध किया जा रहा हो, लेकिन अगर वक्त के साथ अगर हम सोच बदल रहे हैं तो होना भी चाहिए, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन बहुत सारे सवाल है, उस वक्त भी आप कुछ कहना चाह रहे थे, अमित जी की बात का जवाब देना चाह रहे थे, आनंद जी की बात का जवाब देना चाह रहे थे, आप दे सकते हैं। जी, मैं बार बार कह रहा हूं कि कांग्रेस के मुंह में हर नकारात्मक बात जबरदस्ती डाली जाती है। मैं बोल तो रहा हूं ना आपसे, आपके चैनल को चैलेंज कर रहा हूं, मुझे खड़गे जी, राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी का कोई भी स्टेटमेंट सुना दीजिए जिसमें धारा 370 हटाने का विरोध किया गया हो। ये कर रहे थे, वो कर रहे थे, यहां बैठा था, वहां बैठा था, भाई नाम बताओ, वीडियो दिखाओ। वो नेता कह रहा था, ये बकवास करते हैं कांग्रेस के बारे में। वो भाजपा के प्रवक्ता कह रहे थे 2 निशान नहीं चलेंगे। अरे 50 साल तक आरएसएस ने 2 निशान चलाए, नागपुर में 50 साल तक तिरंगा नहीं फहराया है, ये तो 3-3, 4-4 निशान लेकर चल रहे थे। कितनी बकवास करते हैं। शेख अब्दुल्ला का नाम लिया, शेख अब्दुल्ला को नेहरू जी ने जेल में डाला था, इन्होंने किसको जेल में डाला है? ये कहते हैं पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, हमने 70-75% कश्मीर ले लिया था ना, अब आपकी जिम्मेदारी है, आप तो विश्व गुरु हो ना, क्यों बैठे हो हाथ पे हाथ रखे हुए? जो बचा हुआ है उसको तुरंत लेकर आओ। और जब आप प्रधानमंत्री बने थे तब आपने क्या कहा था? बलूचिस्तान को भी लेकर आएंगे। अब बलूचिस्तान पर तो आप कोई बात नहीं करते हो। आप बचा हुआ है पाक ऑक्युपाइड कश्मीर ले आइए। और जो लाल टी शर्ट में जो पत्रकार महोदय बैठे हैं वो कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी का जन्म 2 कारणों से हुआ था, राम मंदिर और धारा 370, दोनों काम हो गए। अब भारतीय जनता पार्टी का रजिस्ट्रेशन खत्म कर देना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी की तो कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि दोनों काम हो चुके हैं ना। ये कहते हैं अब कश्मीर में कोई बुलेट प्रूफ जैकेट पहन के नहीं जा सकता, तो कश्मीर तो छोड़िए, आप मणिपुर जाकर दिखा दीजिए विदाउट बुलेट प्रूफ। कश्मीर की समस्या का आप समाधान कर रहे हैं, मणिपुर 6 महीने से चल रहा है, वो इन्हें नहीं दिख रहा है। भाई अमित शाह को मणिपुर से क्या दिक्कत है? मोदी जी को मणिपुर से क्या दिक्कत है? भारतीय जनता पार्टी के लोगों को मणिपुर से क्या दिक्कत है? मणिपुर तो हिंदुस्तान का पार्ट है, 6 महीने से लगातार जल रहा है, हजारों लोग मारे गए, उनकी चिंता नहीं है। ये कह रहे हैं सैनिक नहीं मारे गए। अभी एक सैनिक मर गए थे, यूपी के थे, शहीद हो गए। जब वो यूपी में भारतीय जनता पार्टी के मंत्री उनको चेक देने के लिए जाते हैं, फोटो खिंचाते हैं। अभी 10 दिन पुरानी बात है, पूरे देश में वो वायरल हुआ। वो बेचारी शहीद की मां कह रही है मेरी प्रदर्शनी मत लगाओ, मेरे साथ मजाक मत करो, पैसा देने आए हो तो नाटक मत करो। ये 10-15 दिन पुरानी बात है। आए दिन वहां लोग शहीद हो रहे हैं, 50 शहीद से ज्यादा लोग प्रतिवर्ष शहीद हो रहे हैं। ये कह रहे हैं मुहर्रम, ईद, दीपावली पहले नहीं बनती थी। कितनी बकवास है। ऐसा कोई त्योहार नहीं है जो पहले नहीं बनता था। धारा 370 हटने और बाद में केवल 3 चीजें मुख्य हैं। धारा 370 हट गई ये बात कर रहे हैं, लेकिन हटने के क्या फायदे हैं इसकी कोई बात नहीं कर रहा है। धारा ठीक है, लेकिन रामपाल जी एक सवाल तो यह था, जिस तरह से आप कह रहे हैं हटने या लगने से ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ा, तो अगर कुछ थोड़ा बहुत भी फर्क पड़ रहा है तो कांग्रेस के पास बहुत समय था, वो हटा देती, मुझे लगता क्रेडिट कांग्रेस को मिल जाता, उसमें क्या समस्या थी? कितने कश्मीरी पंडितों की वापसी हुई ये बताया जाए। धारा 370 हटने के बाद ये फायदे थे कि वहां लोग जमीनें खरीदेंगे, कितने लोगों ने जमीनें खरीदी ये बताया जाए। धारा 370 हटने के बाद लोग शादी ब्याह करेंगे, वहां कितने लोगों ने शादी ब्याह किया ये बताया जाए। 4 साल से चुनाव नहीं हुए तो नहीं, ठीक है, मुझे लगता है कि इस पे चीजें, लेकिन कम से कम अभी ऑप्शन तो है, पहले तो ऑप्शन भी नहीं था। राम पांडे जी, मैं आपसे वही कह रहा हूं, कांग्रेस के पास भी बहुत लंबा समय था, वो इसको हटा सकती थी, और जिस तरह से क्रेडिट बीजेपी को मिल रहा है कांग्रेस को मिल जाता। जी मैं कह रहा हूं कांग्रेस के पास भी बहुत समय था। आप कह रहे हैं जिस तरह से 370 हटने के बाद ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ा है, अभी जो हो रहा है वो पहले भी हो सकता था। अगर वो इतना आसान था हटाना या ज्यादा समस्या नहीं थी, कांग्रेस हटा सकती थी, उसको क्या समस्या थी? कांग्रेस ने थी ना, तो जिम्मेदारी कांग्रेस की थी। 90% हटा दी गई थी, 10-5% बची थी, वो भी हट जाती, उसमें क्या था? ये 2 ही चीजें तो थी ना, बाकी सारी चीजें धारा 370 की हटा दी। ठीक है, समय कम है। अमित तिवारी जी, देखिए उसके जो प्रावधान थे, कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे भाई हमने तो सब हटा दिया था, कुछ थोड़ी बहुत चीजें हटी थी, बची थी वो आपने हटा दी, तो कोई आपने बड़ा कोई ऐसा तीर नहीं मार लिया आपने? नहीं, तो मुझे नहीं आता कि इन्होंने थोड़ी बहुत चीजें छोड़ी क्यों थी, मुझे तो यही समझ नहीं आता। अगर हटा ही रहे थे तो पूरा हटा देते। देखिए, चिल्ला कर बोलने से झूठ सच में नहीं बदल जाएगा। इस चीज को राम पांडे जी को समझना चाहिए कि आप ज्यादा जोर से चिल्लाएंगे, बहुत जोर से बोलेंगे तो झूठ सच नहीं बन जाएगा, पहली बात। दूसरी बात, आप देखिए कह रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में डेवलपमेंट क्या हुआ। आज अगर आप देखिए 2019 से लेकर अभी तक 6000 किलोमीटर से ज्यादा सड़कें बन चुकी हैं। जम्मू से श्रीनगर का जो डिस्टेंस है
जो करीब 8 से 10 घंटे हुआ करता था वो अब 5 से 6 घंटे हो गया है। 3,239 करोड़ का इन्वेस्टमेंट आ चुका है। पहले जो 2019 से पहले जो वहां पर 8 किलोमीटर पर डे के हिसाब से जो सड़कें बनती थी, आज तो 16 किलोमीटर प्रति डे के हिसाब से बन रही है। तो डेवलपमेंट अगर आप देखना चाहेंगे तभी अच्छी चीजें दिखेंगी। कांग्रेस एक तो विघ्न संतोषी पार्टी बनकर रही है, जिसे हर चीज में विघ्न देखना है, बिना उसे कुछ गलत देखे, बिना उसे कुछ गलत सोचे उसको संतोष नहीं आता है। इसी तरीके से राम पांडे जी भी यहाँ पे बैठे हुए हैं। जिस तरीके से अपने भड़काऊ भाईजान के पार्टी के प्रवक्ता यहाँ पे बोल रहे थे, मुझे कोई हैरानी नहीं हुई। जिस तरीके से भड़काऊ भाईजान की भाषा है वही भाषा नहीं, वो आप पर आरोप लगा रहे थे कि आप हिंदू मुस्लिम करते हैं। अगर मुस्लिम बहुल अगर जम्मू कश्मीर नहीं होता तो आप 370 हटाने की बात ही नहीं करते आप। नहीं, देखिए आप ये बात कर रहे थे उत्तराखंड की और कई जगहों की, क्या वहां पे उस जगह पे क्या उस राज्य का अलग संविधान है? नहीं है। क्या वहां पे अलग झंडा है? नहीं है। क्या वहां पे अलग से प्राइम मिनिस्टर है? नहीं है। तो अगर ये सारी चीजें वहां पे नहीं है तो ये कैसी बातें कर रहे हैं? दूसरी बात, इनको समझ नहीं है। इनकी पूरी की पूरी बात में मुझे सिर्फ एक ही चीज समझ में आई कि ये सब बीजेपी हिंदू मुस्लिम करती है, लेकिन इनको दिक्कत किस चीज से ये तो ये समझा ही नहीं पाए। ये तो गोल गोल बातें घुमाते रहे और हिंदू मुस्लिम करते रहे। वहां पे जिस तरीके से अलगाववाद चरम पे था, हम उसकी बात करते हैं तो कहां से ये तुष्टिकरण, कहां से ये हिंदू मुस्लिम हो गया? अगर हम देश की संप्रभुता की बात करते हैं, देश की अखंडता की बात करते हैं, देश की एकता की बात करते हैं, तो इसमें हिंदू मुस्लिम कहाँ है ये समझाए तो इनको खुद ही इनकी विचारधारा समझ में नहीं आ रही है और इनके नाम में ही मुस्लिमीन है और ये हमें ज्ञान देते हैं कि हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं। तो जो एक पार्टी एक विचारधारा को एक विशेष वर्ग के लिए बनी हो, ठीक है, लेकिन जिस तरह सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अब सितंबर 2024 के पहले चुनाव करवाया जाए, क्या ऐसा माना जाए कि उसके पहले चुनाव हो जाएंगे वहां पर परिसीमन के साथ? देखिए, वो डायरेक्शन सुप्रीम कोर्ट ने दिया है। निश्चित तौर पे इसमें सरकार को फैसला लेना है और सरकार जब उचित समझेगी, अमित शाह जी ने पहले भी कहा है कि वहां पे इलेक्शन करवाने हैं, जब उचित समझेगी वहां पे इलेक्शन होंगे। इसके लिए हमें निश्चित रहना चाहिए। जो डायरेक्शन सुप्रीम कोर्ट ने दिए हैं उसका निश्चित तौर पर पालन होगा और उसका संज्ञान निश्चित तौर पर लेते हुए अमित शाह जी कुछ न कुछ उस पर ठीक है, डायरेक्शन की बात कही आपने। ठीक है प्रमोद कुमार जी, देखिए सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश तो दिए हैं कि सितंबर 2024 के पहले चुनाव कराया जाए। क्या इसको लेकर केंद्र सरकार कितनी बाध्य है? करवा सकती या फिर अपने हिसाब से वो निर्णय ले सकती, जब उसको ठीक लगेगा तब वो सरकार कराएगी? और उसके बाद अभी जो फैसला है, क्या इसके बाद कुछ और गुंजाइश बचती है कि कुछ लोग जो विरोध कर रहे हैं इसका, वो फिर से सुप्रीम कोर्ट में या दूसरी जगह अपनी याचिका लगा दें, फिर से इस पर सुनवाई हो, या फिर अब पूरा कानूनी तौर पर यह मामला खत्म हो गया, अब इस पर कोई सुनवाई नहीं होगी, अब इसका सुप्रीम फैसला आ चुका है? देखिए साहू जी, दो बातें हैं। एक तो पहले माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार को डायरेक्शन नहीं दी है, वो डायरेक्ट जो है इलेक्शन कमीशन को डायरेक्शन दिए हैं और उन्होंने साफ निर्देशित किया है कि सितंबर 2024 तक के वहां पे आम चुनाव होना चाहिए और लोकतांत्रिक जो राज्य है वो लोकतांत्रिक सरकारें वहां बननी चाहिए। तो मैं समझता हूँ ये सर्वथा उचित है। दूसरी तरफ जो लद्दाख को जो बांटा गया था और जो बताया गया था उससे जम्मू कश्मीर से अलग करके यूटी यूनियन टेरिटरी में लाया गया था, इनको बताया कि बिल्कुल उचित है। क्योंकि देखिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने काफी स्थितियां और परिस्थितियां को मद्देनजर रखते हुए, सब कुछ देखते हुए उन्होंने इस तरह का फैसला दिया है। तो मैं समझता हूँ इलेक्शन भी ये सेंट्रल गवर्नमेंट से ज्यादा जो उनकी जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन की है। दूसरी तरफ जो बताया कि आपने कि ये क्या जो याचिका करता है उनके पास ऑप्शन है कि नहीं इसके बाद जाने का, तो सिर्फ इनके पास ऑप्शन सुप्रीम कोर्ट में ही नहीं है कि ये रिव्यू पिटीशन फाइल कर सकते हैं। लेकिन सामान्य तौर पे रिव्यू पिटीशन में किसी तरह का कोई रिलीफ नहीं होता है। रिव्यू पिटीशन में एक स्पेसिफिक होता है, यदि कोई टाइपोग्राफी गलती हुआ होगा या कोई इस तरह से ह्यूमन विकास ईरर हो गया होगा, उसमें थोड़ा बहुत नहीं, ये जो ऑर्डर हुआ है वो 3:2 के स्टेट हुआ है और पूरी कॉन्शियस हुआ है और हर बारीकी को समझते हुए पूरे ध्यान रखते हुए किया गया। आपको याद होगा जैसे इसमें संप्रभुता की बात की गई थी, इंटेग्रिटी की बात की गई थी और उन्होंने इसको बहुत अच्छे से डिफाइन किया गया। जो 370 था, उन्होंने कहा कि पार्ट जो 21 है भारत का संविधान में, उसमें साफ तौर पर लिखा हुआ है कि एक टेम्पोररी है, ट्रांजिशनल है एंड स्पेशल प्रोविजन है।
ये नहीं है कि इसको चेंज आप नहीं कर सकते थे, लेकिन ये दुर्भाग्य था कि आजादी के इतने ठीक है, तो ये माना जाए अगर भी दोबारा याचिका लगती तो वो उसकी शुरुआत में खारिज हो जाएगी, उस पर सुनवाई भी नहीं होगी, ये माना जाए? इसमें कुछ नहीं है, उसमें ठीक है, तौकीर निजामी जी, अब तो ऑप्शन भी खत्म हो गया है। जिस तरह से हमारे अधिवक्ता जी कह रहे हैं कि अब ज्यादा ऑप्शन नहीं बचा। अगर आप लोग जाते भी हैं या आप कहीं और जरिए से जाते हैं या किसी और को बोलते हैं इस पर बड़ी बेंच पे या सुप्रीम कोर्ट में फिर से रिव्यू पिटीशन लगाने के लिए, तो कह रहे हैं प्रमोद कुमार जी ज्यादा ऑप्शन नहीं बचा है, उस पर सुनवाई शायद नहीं होगी, पहले ही खारिज हो जाएगी। देखिए, फिर मैं आपसे कहना चाहता हूं कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन हमने पिटीशन दायर नहीं की है ना, नहीं, इसलिए मैं कह रहा हूं दूसरी तरफ से आपने नहीं की, लेकिन सपोर्ट तो किया होगा आपने कहीं ना कहीं से। पहले साहू जी इसको ठीक करना पड़ेगा। एक्चुअली जो व्यवस्था है, अभी माननीय प्रवक्ता जी कह रहे थे भारतीय जनता पार्टी के, मैं आपके आज चैनल के माध्यम से इसलिए पूछना चाहता हूं कि पहले ये बात सच है कि ये कम से कम इतना तो बता दें कि कितने लोगों ने वहां शादियां कर ली, कितने लोगों ने वहां जाकर जमीन खरीद ली। तो ये सब चीज़ें, और देश में जिस तरह से नफरत बांटने का ये भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है, और उसको कम से कम ये दिखा रहे हैं। इसके बाद बिरयानी खाने भी यही जाते हैं, नफरत भी देश में यही फैला रहे हैं और कह रहे हैं कहाँ हिंदू है कहाँ मुस्लिम है। भाई कोई एक एंगल ये छोड़ने को तैयार नहीं, सारा का सारा वही कर रहे हैं। मैंने कहा ना। अच्छा तौकीर निजामी जी, एक सवाल देखिए, आप देखिए कितने सारे पैनल हमारे साथ बैठे हुए हैं, किसी ने भी हिंदू मुस्लिम की बात नहीं की, लेकिन सिर्फ आप ही कर रहे हैं हिंदू मुस्लिम की बात। अब सोचिए, बताइए कौन कर रहा है हिंदू मुस्लिम? आप कर रहे हैं या दूसरे लोग कर रहे हैं? साहू जी, इनका एंगल ही वही है। मैं वही तो कह रहा हूं, ना कांग्रेस के प्रवक्ता ने जिक्र किया हिंदू मुस्लिम का, ना हमारे वरिष्ठ पत्रकारों ने जिक्र किया। आप ही जिक्र कर रहे हैं हिंदू मुस्लिम, तो कौन कर रहा है हिंदू मुस्लिम? आप कर रहे हैं कि दूसरे लोग कर रहे हैं? 370 और राम मंदिर का ही एक मुद्दा था भारतीय जनता पार्टी का, जो उसको पूर्ण कर लिया गया, अब ये हो गया। तो इस तरह की बातें तो आपके पैनल पर हो रही हैं, लेकिन हमारा कहने का मतलब वही है कि जो देश में देश कैसे तरक्की करेगा, महिलाओं के साथ क्या हो रहा है, बलात्कार हो रहा है, लोगों को नौकरी कैसे मिलेगी, इस पर चर्चा आपकी पार्टी तो कोई याचिका नहीं लगाएगी, क्यों नहीं करते? नहीं, ठीक है, समय कम है, समय कम। कहा साहू जी की याचिका करता हम लोग नहीं है, हमने हमारा स्टैंड रखा है। माननीय ओवैसी साहब ने जो बातें रखी है उसके साथ हमारी पार्टी पूरी तरह से खड़ी हुई है। जो याचिका लगा रहे हैं उसको भी सपोर्ट नहीं करेंगे आप लोग, ठीक है। चलिए, समय हमारे पास थोड़ा ज्यादा नहीं है हमारे पास। अमित अनंत जी, उस वक्त आप कुछ कहना चाह रहे थे, आप शायद जवाब देना चाह रहे थे वो, और जिस तरह से आप यहाँ पर एक क्लास कमेंट भी आप करना चाहूंगा क्योंकि समय कम है हमारे पास। पांडे भाई साहब से कहना चाहता हूं कि ये जो आपका फ्रस्ट्रेशन है, ये फ्रस्ट्रेशन 2028 तक आपके पास रहेगा। इतने जोर से चिल्ला के बोलने से वो खत्म नहीं होने वाला। फ्रस्ट्रेशन बोल रहा है। दूसरी बात, आप विपक्ष के वॉकआउट के बाद माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने अमेंडमेंट बिल जम्मू कश्मीर को पास किया। विपक्ष अगर सदन में रहती, विपक्ष वॉकआउट नहीं की होती तो उस पर चर्चा करती। आज जो हम चर्चा कर रहे हैं स्वदेश न्यूज के माध्यम से, तो एक चर्चा का एक मजबूत ये होता है, लेकिन विपक्ष के वॉकआउट के कारण आज जिस तरीके से अमेंडमेंट बिल पास हो जाता है जम्मू कश्मीर का, और निश्चित तौर पे भागीरथ जी मैं कहना चाहता हूं, जिस तरीके से आरती श्रीवास्तव साहब ने कहा कि आज हम आतंकवाद और पत्थरबाजी की बात कर रहे हैं, जिस तरीके से समाप्ति हुई है। अभी मैं कुछ दिन पहले एलजी साहब के साथ बैठा हुआ था जम्मू कश्मीर भवन में, हमने उनसे जानने का प्रयास किया भागीरथ जी कि आपके एलजी बनने के बाद और उससे पूर्व के जम्मू कश्मीर के हालात कैसे हैं। तो चूंकि वो पॉलिटिकल व्यक्ति हैं, तो उन्होंने बड़ा अच्छा जवाब दिया कि इधर के दिनों में जिस तरीके से निकाय के चुनाव हो रहे हैं, छोटे छोटे चुनाव हो रहे हैं, जो कभी वहां के ग्रामीण लोगों ने सोचा तक नहीं था, जम्मू कश्मीर के लोगों ने, कि यहाँ पे ऐसी व्यवस्था, पंच और सरपंच की व्यवस्था की चुनाव होगी। तो निश्चित तौर पे एलजी के जाने के बाद उन्होंने स्वीकार किया कि हमने जो गांव में भ्रमण करने के बाद, यहाँ के लोगों से बात करने के बाद, यहाँ की व्यवस्था को हमने देखने के बाद, जिस तरीके से सरकार और व्यवस्था कर रही है, काम कर रही है, तो लोगों में उत्साह है। तो निश्चित तौर पे विधानसभा चुनाव होने के बाद और भी जो विकास की बात होनी चाहिए, चाहे आतंकवाद के विरोध की बात होनी चाहिए, तो निश्चित तौर पे हमें विकास के मुद्दों पे भी बात करनी चाहिए। सिर्फ हिंदू मुस्लिम करने से देश आगे नहीं बढ़ने वाला है। देश आगे तभी बढ़ेगा जब विकास की बात होगी और लोगों के अंतिम पादान पे बैठे हुए व्यक्ति के विकास की हम बात करेंगे, तभी ये देश आगे बढ़ेगा, कोई राज्य आगे बढ़ेगा। जिसपे हमें लगता है कि वर्तमान सरकार को, एनडीए की सरकार को और वहां के एलजी साहब को और वहां की वर्तमान व्यवस्था को इस पे काम करना चाहिए। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि जनता के हित के लिए जो भी काम है वो करना चाहिए, और खासकर अगर हम अपने भारत के संप्रभुता की बात करें, अगर उसके हित के लिए कोई काम हो रहा है, बिल्कुल करना चाहिए। और मुझे लगता है आज सुप्रीम कोर्ट ने इस पर मुहर भी लगा दी है। श्रीवास्तव सर,
जिस तरह से अब देखें यहाँ पर यह फैसला तो आ गया है, लेकिन कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे थे राम पांडे जी, जो प्रावधान था उसके बहुत सारे प्रावधान उन्होंने पहले ही हटा दिए थे। उनकी सरकारों ने 80-90% हटा दिए थे, सिर्फ कुछ ही प्रावधान बचे हुए थे। तो कुछ ही प्रावधान बचे हुए थे, क्या कांग्रेस उसको पूरी तरह से नहीं हटा सकती थी? और अब जिस तरह से रीजन दिया जा रहा है, तो क्या जनता को लगता है कि ये वही बात को समझेगी कि भाई 370 जो था उसके बहुत सारे प्रावधान कांग्रेस ने हटा दिए थे, थोड़े बहुत बचे थे वो बीजेपी ने हटा दिए, इसलिए बीजेपी को क्रेडिट देने की जरूरत नहीं? क्योंकि हर जगह अगर लोकसभा फिर से चुनाव होगा, आप देखिएगा वहां पर बड़े बड़े नेताओं की तरफ से 370 का जिक्र फिर से होगा, और अब तो जब सुप्रीम कोर्ट ने मुहर लगा दिए, मुझे लगता है और ज्यादा जिक्र होगा। देखिए भागीरथ जी, भारतीय जनता पार्टी के 2 नहीं 3 थे मिशन। एक तो था धारा 370 हटाना, दूसरा राम मंदिर, और तीसरा कॉमन सिविल कोड यूसीसी था, जिसके तहत जो है समान नागरिक संहिता की भी बात अभी बची हुई है, जिसको भारतीय जनता पार्टी को आने वाले समय में उसको हटाने की व्यवस्था करनी पड़ेगी। उसमें कितनी सफल हो पाएगी ये तो कह पाना बड़ा मुश्किल है, लेकिन जिस तनी मेजॉरिटी आज की डेट में भारतीय जनता पार्टी चाहती तो उसको भी हटा देती। एक बात और, दूसरी बात ये है जो आप कह रहे थे कि अभी फिलहाल जो वहाँ की स्थिति है, एलजी के अधीन है क्या जम्मू कश्मीर, और एक यूनियन टेरिटरी के रूप में है। अब वहाँ चुनाव होगा, अभी की परिस्थितियां तो है कि बहुत सारी चीज़ें नियंत्रित हो, क्योंकि सेना के पास पूरे पावर हैं, तो ठीक है वहाँ की स्थिति क्या है। लेकिन आने वाले समय में जब चुनाव होगा, और सही बात है कि मुख्य धारा में तभी कश्मीर माना जाएगा जब चुनाव होगा, लोग वहाँ के लोग एक दूसरे से, जो अभी अपन बात कर रहे हैं ना कि अब जो वहाँ शादी ब्याह है सारी चीज़ें, तो जब ऐसा कोई लोकप्रिय सरकार बनेगी और सारी चीज़ें बहाल होंगी तो एक तरफ देखने वाली बात होगी। लेकिन ये बात तब पता चली जब चुनाव हो जाएगा। अभी चुनाव तो हो नहीं रहा, जब हो जाएगा तब इस पर चर्चा को आगे बढ़ाया जा सकता है। लेकिन जहाँ तक संविधान जो है सुप्रीम कोर्ट का सवाल है, पूरा संवैधानिक निर्णय है, इस पर हमको लगता है कि कोई नहीं जाएगा कोर्ट में चुनौती देने या रिव्यू पिटीशन भी करने नहीं जाएगा, क्योंकि बहुत सारे पहले से ही स्थायी है 370। अगर उसको हटा दिया भारतीय जनता पार्टी ने तो ठीक ही काम किया। ये काम कांग्रेस पहले कर लेती तो भी हटा सकती थी, लेकिन उन्होंने नहीं हटाया। और जहाँ तक क्रेडिट की बात है तो जो अंत में हटाया उसी को क्रेडिट मिलेगी। आपने कितना हटाया कितना नहीं हटाया इसके बारे में चर्चा भी नहीं होगी। जी बिल्कुल। और आप कह रहे थे कि शायद याचिका नहीं लगाया, क्योंकि मुझे लगता है बहुत सारे लोग खाली बैठे रहते हैं जिनका काम ही होता है याचिका एक्सेप्ट नहीं होगी ना। बिल्कुल वही कह रहा हूँ, एक्सेप्ट नहीं होगी, लेकिन पूरी तैयारी में होंगे कि इस पर फिर से याचिका लगाई जाए। ठीक है, हमारे समय भी खत्म हो गया। आपसे मेहमानों को बहुत बहुत शुक्रिया हमारे इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। तो सुप्रीम फैसला धारा 370 बरकरार, आज बड़ा फैसला आया है 370 को लेकर। जो फैसला सुनाया गया था 2019 में, उस फैसले को वैध करार दिया सुप्रीम कोर्ट ने। साथ ही ये भी टिप्पणी की कि केंद्र सरकार के हर फैसले पर अगर सुप्रीम कोर्ट आप जाना शुरू कर दे तो अराजकता फैल जाएगी, इसलिए इस तरह की चीजें नहीं होनी चाहिए। और हालांकि चुनाव को लेकर भी एक दिशा निर्देश जारी किए गए इलेक्शन कमीशन को। अब देखना होगा सितंबर 2024 के पहले क्या वहां पर चुनाव संपन्न हो पाते हैं, और जो माहौल वहां पर धीरे धीरे बदल रहा है वो और किस तरह से बदलता है, और जो जम्मू कश्मीर 370 के कारण थोड़ा सा दूर हो गया था भारत से, वो और कितना करीब आता है। जिस तरह की चर्चा चलती है कि शादी को लेकर चर्चा चलती है, जमीन खरीदने को लेकर चर्चा चलती है, ये कितना और बेहतर तरीके से हो पाता है, ये देखने वाली बात होगी। इसी के साथ हमारे इस खास पेशकश में फिलहाल इतना है, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए स्वदेश न्यूज। सबसे पहले देश। ऐसे ही वीडियो के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें और YouTube पर जाकर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। और ताजा तरीन अपडेट के लिए स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।